Good morning, students. In previous classes, we have studied different terms related to thermodynamics, in which we have studied about the different terms like system, surrounding, and types of system, जिसमें हम लोग पढ़े थे open system, closed system, और एक था आपको isolated system. In the case of the open system, both mass and energy are variable; they changes. While in the case of closed system, only temperature, that is heat, is variable. It will exchange with the surrounding. While in the case of the isolated system, now both mass and energy are constant. They are not interacting. They are not changing with the surrounding. ना ये हम लोग पढ़े थे। इसके बाद आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, डिफरेंट तरह का प्रोसेस पढ़े थे। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सब प्रोसेस पढ़े थे। साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़े थे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम व्हेन इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनेट वैल्यू। तो उसको हम लोग स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। और स्टेट ऑफ द सिस्टम, जैसे देख लो, जो किसी भी सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होता है, ठीक है, जब इसका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हो, डेफिनेट वैल्यू रखते हो, टेम्परेचर का कुछ वैल्यू हो, प्रेशर का कुछ वैल्यू हो, ठीक है, तो उसको हम लोग, अगर जब डेफिनेट वैल्यू इसका हो, तो जो नेसेसरी कंडीशन होता है एग्जिस्टेंस के लिए, उसी को हम लोग स्टेट्स ऑफ द सिस्टम कहते हैं। where temperature, pressure and volume are state variable, ये वेरी करते हैं, चेंज करने का चीज है ये, ठीक है। इफ एनी वन ऑफ दीज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम चेंजेज, then the system is said to be in different state of the system changes, that is state of the system changes, that is why these are called state variable. अब सवाल उठता है कि जो state of the system तो समझ गए क्या है ये, तो necessary condition for the existence of the system, ठीक है, जब उसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का कुछ डेफिनेट वैल्यू हो जाए और उसके एग्जिस्टेंस के लिए जो कंडीशन सेटअप होता है, उसी को हम लोग स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। जहाँ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड वैल्यू स्टेट वेरिएबल होता है, इसका वैल्यू आप चेंज कर देंगे तो स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाएगा और उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। अब आइए है आपका दूसरा है आपका स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन हम लोग वैसे प्रॉपर्टी को कहते हैं जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेप पर डिपेंड करता हो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, तब वैसे सिस्टम को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, तो अगर कोई नवोदय विद्यालय यहाँ पहुँचना है उसको, तो वह पैदल आया, ये दौड़ करके आया, टेम्पो से आया, हेलीकॉप्टर से आया, ठीक है, सासाराम वाले रूट अकोड़ी वाला होकर के आया, या फिर आपको राजपुर होकर के आया, इट डज नॉट मैटर। शुरू में चला था, कहाँ से चला, उसकी एनर्जी उस वक्त कितनी थी, विद्यालय में पहुंचने के बाद एनर्जी कितना बच रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और मैनर बाय व्हिच द स्टेट इज अचीव्ड। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम ना। और जैसे एग्जाम्पल हो गया इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, मास, वॉल्यूम, ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर ही डिपेंड करता है, किस रास्ते से होकर के आया, कैसे उसे अचीव कर दिया गया। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ और द मैनर बाय व्हिच इट इज अचीव्ड ना, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो वैसे हम लोग प्रॉपर्टी को स्टेट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। अब आइए पाथ फंक्शन, तो नाम से ही क्लियर है, वह प्रॉपर्टी, सिस्टम का वह प्रॉपर्टी जो पाथ पर डिपेंड करे, ठीक है, तो उसको हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं। दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेट, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, बट ओनली डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जैसे वर्क डन, अब जैसे बेड पर है, नाइन्थ में पढ़े होंगे या 11th में भी पढ़े होंगे, रात में आप बेड के एक किनारे सोए, घुलटते घुलटते दूसरे तरफ चले गए, फिर घुलट करके जहां थे वहीं आ गए ना, तो वर्क डन क्या हो गया आपका, बोलिए। जीरो हो जीरो। जाएगा, बिल्कुल सही, वेल डन ना, वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। तो ये पाथ पर डिपेंड कर गया,
एक किनारे से जाते दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो वर्क डन कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन लौट करके वहीं आएगा वर्क डन हो गया। तो ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम को हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं। आइए अब हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी भी सिस्टम में ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी का सम टोटल जो होता है उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और इंटरनल एनर्जी को स्मॉल ये कैपिटल ई या कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। हाँ, हम लोग जब रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि मतलब किसका रिक्वेस्ट आ रहा है। किसी का रिक्वेस्ट आए तो बोल करके उसको एक्सेप्ट करवा लेना है। तो कहने का मतलब था कि किसी भी सिस्टम का all possible sum total of all possible kind of energy contained in a system is known as its internal energy, only that energy which can change temperature of the system। और उसमें हम लोग वैसे एनर्जी को लेते हैं जो कि सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज कर दे, वह इंटरनल एनर्जी का पार्ट होगा ना। जैसे ई टोटल, जैसे हम लोग को इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का निकालना है, ठीक है, तो ई बराबर ई एन ई बी ई पी ई के, ये है क्या, ई जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ये क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी है। ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो उसमें सम टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी को हम लोग सम टोटल कर दें तो वह इंटरनल एनर्जी कहलाता है। और उसमें वैसे एनर्जी लेते हैं जो टेम्परेचर को चेंज कर दे, ठीक है। तो वही इंटरनल, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है ओनली दैट एनर्जी विच कैन चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्लूडेड इन द इंटरनल एनर्जी ना। दस इंटरनल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज इट इज द सम टोटल ऑफ द ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी कंटेंट इन ए बॉडी और इन ए सिस्टम, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन हीट पासेज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, वर्क इज डन और बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, मैटर इंटर्स और लिव द सिस्टम। ये इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है कि वह उसके पास हीट एनर्जी कितना है, या हीट एनर्जी उसमें इंटर कितना कर रहा है, या उससे हीट एनर्जी कितना स्केप आउट कर रहा है, रिलीज वो कितना कर रहा है, वह वर्क डन कर रहा है या उस पर वर्क डन हो रहा है, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है। किसी भी सिस्टम में अगर मैटर है तो मैटर घट रहा है कि बढ़ रहा है, इस पर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ट्रांसलेशन एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी, याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी में दो पार्ट हो गया ना, इन द केस ऑफ द गैसियस सिस्टम, इन द केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, हम लोग दो तरह से इसको ट्रीट करते हैं। इंटरनल एनर्जी को कैपिटल ई या कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। इन द केस ऑफ गैस ना, del E यानी change in internal energy is directly proportional to number of moles of the gaseous substances and also directly proportional to change in the temperature, ठीक है। which implies del E, यहाँ पर E छूट गया है जी, del E is equal to, को जोड़ ही देते हैं, हाँ। तो मैं बता रहा था यहाँ पर अगर गैसियस सब्सटेंस हो तो इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर पर डिपेंड करेगा। और कितना किस चीज पर डिपेंड करेगा, चेंज इन एनर्जी, हीट एनर्जी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दोनों को इसको हम लोग कंबाइन कर दें तो डेल ई बराबर क्या, डेल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, एन एंड डेल टी। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग अगर इक्वल टू कर दे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, यही कांस्टेंट यहाँ सी इंट्रोड्यूस कर दिए। इसी सी को हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम कैसा हो, लिक्विड हो और सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, उसमें नंबर ऑफ मोलिकुल्स नहीं बल्कि वह मास पर डिपेंड करेगा, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और चेंज इन टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर तो दोनों में देख लो है, यहाँ गैसियस मोलिकुल्स है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं, यहाँ आपका लिक्विड या सॉलिड है तो वहाँ पर हम लोग मास कंसिडर कर लेते हैं। विच इम्प्लाइज एम डेल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड डेल टी ना, विच इम्प्लाइज डेल ई इज इक्वल टू एम एस टी, ठीक है। वेयर एस इज स्पेसिफिक हीट, हीट का स्पेलिंग यहाँ हीट हो गया तुम्हारा ये,
चलिए, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि गैसियस सिस्टम में हम लोग डेली बराबर NST लेते हैं, और ये लिक्विड और सॉलिड के केस में डेल ई बराबर MST लेते हैं। ये आपको याद रखना होगा, फॉर्मूला है आपको। एवरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद डेफिनिट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, बट it is not possible to find out its absolute value because it involves a certain quantity which cannot be measured। तो जो स्टेट फंक्शन होते हैं उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है? उसको कैलकुलेट करने के लिए सर्टेन क्वांटिटी चाहिए, और वह क्वांटिटी मेजर ही नहीं होगा, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी का इंटरनल एनर्जी हमको मेजर करना है, ठीक है, सपोज कि क्या कहा जाता है, ब्रिजेश है, अब ब्रिजेश का हमको इंटरनल एनर्जी मेजर करना है, तो उसका इंटरनल एनर्जी मेजर होगा? नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे उसमें हैं, उसके बॉडी में कितने सेल हैं, या कितना काइनेटिक एनर्जी सेल्स का है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वाइब्रेशनल एनर्जी कितना है, बहुत तरह का एनर्जी उसको मेजर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल और फाइनल दोनों मेजर कर लेते हैं कि ब्रजेश को पहले हॉस्टल से निकलने से पहले उसको कोई दे दिए वेट लिफ्टिंग के लिए कि हाँ जी तुम कितना तक वेट उठा सकते हो। उसके बाद 10 राउंड पूरा एकेडमिक प्लेग्राउंड में दौड़ा दिए, दौड़ाने के बाद फिर कहें ब्रजेश जरा उठाओ, तो फिर उस वक्त देख लिए तो उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ कमी आएगी, ठीक है, दोनों का डिफरेंसेज निकाल दिए, तो यही कहलाता है कि मतलब ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी और द एनी सब प्रॉपर्टीज विच इज स्टेट फंक्शन इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ चेंज ओनली, its absolute value cannot be calculated, why so, because of the certain quantity which cannot be measured। ठीक है, तो याद रखेंगे ये पॉइंट आप। एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, जो कि मैं बताया, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड, ठीक है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और यह इंटरनल एनर्जी क्या है, एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और कल मैं पढ़ा चुका हूँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, एज यू नो इट इज ए स्टेट फंक्शन, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, देयरफॉर its absolute value cannot be calculated, why so, because certain quantity which cannot be measured for the calculation of the internal energy of the system, therefore only change in internal energy is calculated, ठीक है। और फॉर चेंज के लिए क्या कहते हैं, फाइनल माइनस हम लोग इनिशियल निकाल देते हैं। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए यूज होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल ई बराबर 0 होगा, जहां से चले थे वहीं पहुंचे हुआ है, ठीक है। इफ डेल ई इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, जैसे फाइनल एनर्जी बढ़ गया और शुरू में एनर्जी कम था, इसका मतलब कोई हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हुए हैं, इसीलिए डेल ई का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और डेल ई आपका 0 हो गया, इसका मतलब कि वह इक्विलिब्रियम में है, जितना इनिशियल एनर्जी था उतना फाइनल एनर्जी है, ठीक है। तो इसको डेल ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि वह इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और डेल ई पॉजिटिव होने का मतलब है कि फाइनल वाला बढ़ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब कि एनर्जी को वह एब्जॉर्ब किया है। लेकिन डेल ई अगर निगेटिव आ जाता है, इसका मतलब बाद में एनर्जी उसका घट गया है, और जब हम लोग फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो कम वाला में से ज्यादा वाला को घटाएंगे तो ऑटोमेटिक निगेटिव में आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम जो है एनर्जी रिलीज करके सराउंडिंग को दे दिया है, इसीलिए सिस्टम की एनर्जी घट गया था, इसीलिए डेल ई क्या हो गया, निगेटिव में आ गया आपका, ठीक है। आइए, एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय सेवरल वेज, बट 3 कॉमन वेज आर हीट, वर्क डन और मैटर। किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बहुत तरह से इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कोई हमारे पास बॉल है, ठीक है, या शॉर्ट पुट ले लो, उसको हिट कर देंगे या उसको रब कर देंगे, उसको जमीन में लुढ़का देंगे, इंटरनल एनर्जी पर फर्क पड़ जाएगा। उसमें से थोड़ा सा काट करके निकाल दिए, छील दिए, ठीक है, या ऊपर से एक लेयर चढ़ा दिए ना, तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी हम लोग चेंज कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का। लेकिन मेनली जो है वो 3 ही फैक्टर है, कौन कौन है, बाय हीटिंग, बाय वर्क डन आइदर बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, और मैटर लिव्स और इंटर द सिस्टम, ठीक है। अब आइए हम लोग एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं, पहला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस फोटो को आप ध्यान से देखिए, फिर से इसको ध्यान से देखिए, पहले वह रेड कलर का था, इसके बाद ए और बी
दो बॉडी था, उसके ऊपर वो रेड वाला हॉट बॉडी रखा हुआ था। अब क्या हो गया, धीरे धीरे तीनों के तीनों पिंक हो गए, मतलब कि वह इक्विलिब्रियम में चला गया। हीट, देयर वाज फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सी टू ए एंड बी टिल द फॉर्मेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। जब तक तीनों का एनर्जी इक्वल नहीं हो जाए तब तक हीट का फ्लो होने लगेगा। इसी को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। व्हेन टू हॉट बॉडीज आर कनेक्टेड विद द कोल्ड बॉडी, देन हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी टिल द इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक हॉट बॉडी ले लीजिए और दो कोल्ड बॉडी ले लीजिए, दोनों तीनों को सबको जोड़ दीजिए, तब तक हीट का फ्लो होता रहेगा जब तक तीनों का एनर्जी इक्वल नहीं हो जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और आप डायग्राम से देख रहे हैं, डायग्राम से आपको समझाने की एनिमेशन के जरिए आपको कोशिश किया गया है। 1 2 3 स्टार्ट, गो। देखिए इक्वल हो गया। आइए अब वर्क, वर्क क्या है तो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। इट इज सेड टू बी डन इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर कुछ शिफ्टिंग हो जाए, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि वर्क डन हो गया। और वर्क डन जो है दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क। कितने तरह का है, दो तरह का, इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क ना। इलेक्ट्रिकल वर्क कहाँ होता है, जहाँ आयनिक रिएक्शन होता हो। जनरलाइज्ड फोर्स इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल वर्क में जनरलाइज्ड फोर्स जो होता है ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इज द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सर्किट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करेंगे उतना ज्यादा क्वांटिटी का डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू ईएमएफ इंटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। किसी भी सब इलेक्ट्रोलाइट से अगर आप हीट एनर्जी पास इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जितना ज़्यादा चार्जेज पास करेंगे वो और वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। और दूसरा वर्क जो है आपका मैकेनिकल वर्क होता है, जिसे हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क करते हैं। और ये कब मैकेनिकल वर्क अप्लीकेबल होता है, व्हेन द सिस्टम कंटेन्स गैसियस सब्सटेंसेज ना, सिस्टम चेंजेस इट्स वॉल्यूम इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर। जब कोई से एक सिलेंडर है उसमें गैस रख दिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, गैस के चलते हैं, दोनों में डिफरेंसेज होगा। और उन्हीं दोनों के गैस के वॉल्यूम में या एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर जो हो गया उसमें डिफरेंसेज के चलते मैकेनिकल वर्क यहाँ पर होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इट इज वर्क डन व्हेन गैसेज एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, एक वर्क डन कब होता है, जब गैसेज तो है तो एक्सपैंड कर जाए। और गैसेज कब एक्सपैंड करेंगे, जैसे एक निडल सुई इंजेक्शन देने वाला ले लो तुम, ठीक है, उसमें एयर है, अगर बाहर का प्रेशर कम होगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पिस्टन में यानी कि सिरिंज में आपको गैस ज़्यादा है, उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो सिरिंज पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि गैस एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो इसके ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा, ऊपर से हम लोग प्रेशर ज़्यादा दे दें, या एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो, गैस का कम हो, तो क्या होगा, सिरिंज नीचे की तरफ श्रिंक करने लगेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरनल प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, तो उसको एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो वर्क डन तब होता है जब गैसेज एक्सपैंड करते हो या कॉन्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, आइए अब देखिए, यहाँ पर ये आपका सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन फिट है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम, हाँ बोलिए। कोई ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। हो, कब से इंतजार कर रहा है ये। अरे इतना लेट, आधा घंटा लेट रहोगे तो कैसे काम चलेगा, टाइम पर ज्वाइन करो। दोनों अभिषेक, तुम लोग दोनों लेट था, आधा आधा घंटा लेट रहा जाता है। भात खाकर आपने सो गया होगा, 10 से 11 के बीच में सुतो और सुबह में जग जाओ। 5 बजे से पहले, 5 बजे के बाद सोना समझो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, सुबह में जगोगे तो सुबह में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। बाहर निकलो घर से, टहलो थोड़ा सा, ठीक है, और टहलने से क्या होगा, उस वक्त फ्रेश एयर मिलेगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, ब्रेन का डेवलपमेंट तुम्हारा ज़्यादा होगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ सिस्टम जो होता है वो पीटी वाला सिस्टम होता है। मॉर्निंग पीटी करते हो ना, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, बच्चों को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराना। ठीक है, फ्री में गॉड के द्वारा ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए सुबह में जगो। ठीक है, अभी क्लास मिस करने का मतलब है, लेट से आने का मतलब है कि लेट से जगे होगे। चलो
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो पढ़ा दिए तो समझ में तुम लोग को आएगा नहीं। बाय द वे, एक ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन फिटेड है, ठीक है। इस एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ P है और प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, विच एम्प्लाइज F इज इक्वल टू P इंटू ए ना। तो देखो एक्सटर्नल प्रेशर ये हो गया जो कि डाउनवर्ड लग रहा है। इंटरनल प्रेशर गैस जो होगा ऊपर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करेगा इस पिस्टन पर ना, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। शुरू में गैस पर का वॉल्यूम जो था V1 था ना, लेकिन हुआ क्या कि सपोज कि इंटरनल प्रेशर सिलेंडर के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो, कम हो, तो पिस्टन पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। क्यों? गैसेज विल एक्सपैंड, जिससे सपोज कि डीएल डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, कवर किया, जिसके चलते V2 टोटल वॉल्यूम जो हो गया बढ़ करके अब V2 हो गया, ठीक है। तो इस ऐसे करने में कितना वर्क डन हुआ यह कैलकुलेट किया जा सकता है। A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, V1 इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, P इज प्रेशर अगेन acting on the piston when initial pressure of the gas is slightly larger than the external pressure. The gases expand and a piston moves a very little distance ना dl, then the change in volume बराबर क्या हो जाएगा, dv बराबर a इंटू dl हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम जो आ रहा है आपका ना, तो क्या होता है वॉल्यूम बराबर dl एंड da को मल्टीप्लाई कर दिए, ये तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम आ गया। इन डूइंग सो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एंड फ्रॉम फिजिक्स यू नो w बराबर क्या होता है fs cos थीटा ना, वर्क डन बराबर क्या होता है एफएस कॉस थीटा होता है। और थीटा यहाँ कितना है 180 डिग्री है, कॉस थीटा 180 बराबर -1 हो गया तुम्हारा, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए ना। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया एफ डॉट डी एल इंटू कॉस 180 और कॉन 80 हो गया -1 हो गया। तो ये क्या हो गया विच इम्प्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी एल, ए इंटू डी एल, ए हो गया एरिया और डी एल हो गया डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस बराबर क्या हो गया चेंज इन वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पर माइनस ये डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया माइनस PdV ना, if the volume changes from V1 to V2 then on integrating we have, इसको इंटीग्रेट कर दो, V1 से V2 वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा W हो जाएगा, ठीक है। माइनस पी तुम्हारा प्रेशर जो है एक्सटर्नल वो कांस्टेंट है, माइनस पी बाहर कर दिए, डीवी के जगह पर एक मरतबा V2 रख देंगे और एक मरतबा V1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा डीवी बराबर V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 क्या हो गया चेंज इन वॉल्यूम हो गया, तो ये चेंज इन वॉल्यूम बराबर डेल V लिख दिए। तो वर्क बराबर क्या, वर्क डन बराबर क्या हो गया माइनस पी डेल V। दैट व्हाट इट डज इट मीन, दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम when the gases will expand then the work done is negative, which shows that work is done by the system। ऐसा भी तो हो सकता था, देखो थोड़ा सा शिफ्टिंग करा के 3 डायमेंशन ये बनाने के एनिमेशन से दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो ठीक है। तो पहले आपका वॉल्यूम V1 था लेकिन इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो गया और एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था, जिसके चलते क्या हो गया गैसेज एक्सपेंड कर गया, जिससे डीएल डिस्टेंस वो ट्रेवल किया ना, और जिसके चलते वॉल्यूम V2 हुआ। इन डूइंग सो द वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन एंड एक्सर्टेड बाय द गैसेज आर एट 180 डिग्री। पिस्टन का फोर्स इधर से लग रहा था, गैस इधर से एक्सर्ट कर रहा है 180 पर हो गया आपका, ठीक है। तब हो गया आपका क्या, इसमें जो वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं, वर्क डन बराबर W बराबर एफ एस कॉस थीटा हो गया, F का वैल्यू रख दिए, S हो गया डिस्प्लेसमेंट कौन DL, तो यहाँ DL रख दिए, कॉस थीटा कितना हो गया 180 हो गया, 180 बराबर -1, तो -1 यहाँ दे दिए F इंटू DL, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है F बराबर क्या होता है, तो F का वैल्यू देखो यहाँ निकाले हुए हैं P इंटू ए होता है, तो P इंटू ए और ये DL हो गया, तो DL के बराबर हो गया A इंटू DL हो गया चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए V1 से V2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। मैथ्स वाले बच्चे अच्छी तरह से इंटीग्रेशन समझ रहे होंगे, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि सर ये सूढ़ लगा लगा के क्या कर दिए, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो DW का इंटीग्रेशन कितना हो गया W हो गया, ये माइनस P था माइनस P रख दिए, और DV के जगह पर एक मरतबा V2 रखेंगे, एक मरतबा V1 रखेंगे, मतलब कि V2 माइनस V1 मतलब कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इसका मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम हो गया, इसीलिए W बराबर P माइनस P डेल V, which implies that the work is done on the system, work is done by the system, that is why it is the negative।
that means when the gases will expand, when it will expand, when the external energy is slightly lower than that of the internal pressure ना, मतलब कि एक्सटर्नल प्रेशर कम हो और इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो तो gases will expand ना, एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन जब, तो इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव आ गया, मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर दिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि इंटरनल प्रेशर कम हो और एक्सटर्नल प्रेशर आपका ज्यादा हो, तो पिस्टन नीचे की तरफ आता ना, कॉन्ट्रैक्शन होता, तब उसमें क्या हो जाता, दोनों चीजें आपका क्या कहा जाता है, हाँ, तो उसमें जो होगा डेल वर्क डन जो होगा पॉजिटिव हो जाता। तब क्या उसमें हम लोग कहते हैं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कंक्लूजन क्या निकाले, इफ द गैस विल एक्सपैंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड वर्क इज नेगेटिव, इफ गैस इज कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन इज पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव करना होगा जी। गैसेज अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव होगा ना। अब आ जाइए आप, वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, किसके लिए, फॉर एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, कोई आइडियल गैस हो और एक्सपेंशन हो रहा हो, तो आइसोथर्मल कंडीशन में और रिवर्सिबल प्रोसेस में उसका वर्क डन कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। टोटल वर्क डन W in expansion of gas from initial volume V1 to final volume V2 is given by ना, हम लोग जस्ट पीछे एक्सप्रेशन पढ़े थे उसमें हम लोग का ये वैल्यू आया था -P dV ना, जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए थे V2 से V1 तक, मतलब कि क्या कहा जाता है, अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट हम लोगों का, ये इक्वेशन पहले से लाया हुआ है ये, ठीक है। आई डू नो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT, विच इम्प्लाइज P इज इक्वल टू nRT अपॉन V ना, जस्ट रीअरेंज कर दिया गया है इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कंपेयर करा दो, तो P के जगह पर ये वैल्यू उठा करके रख दिए, ठीक है, तो P के जगह पर रखने से क्या होगा, nRT अपॉन V, ये हम लोग रख दिए, ठीक है। अब इसको n, इसमें n और RT फिक्स है, नंबर ऑफ गैस फिक्स होता है, गैस कांस्टेंट फिक्स है, टेम्परेचर आपका फिक्स है, वेरिएबल कौन सा हो गया आपका, V, वॉल्यूम वेरी कर रहा है, V1 V2 चेंज हो रहा है, ठीक है। तो nRT बाहर कर दिए और यहाँ dV बाई V लिख दिए, यहाँ V2 है अपर लिमिट, लोअर लिमिट V1 है, ठीक है। आ जाइए, अगर कोई इस फॉर्मेट में हो, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, लेकिन मैथ्स वाले बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, तुरंत समझेंगे। बायोलॉजी वाले बच्चों को और जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उनको जल्दी से याद रखना है, ठीक है। तो अगर जैसे कोई तुम्हारा हो dx अपॉन x हो, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हो, तो इतना बराबर होता है ln x, ln x, ln x का मतलब क्या हो गया, क्या लिखते हैं इसको हम लोग, log x टू द बेस e ना, बेस e के टर्म में ये हो गया ना, कब dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x टू द बेस e, इसी को शॉर्ट में ln x हम लोग लिख देते हैं, तो वही dv बाई v है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ln v हो गया, देखो ln v यहाँ लिख दिए ना। अब इसका लिमिट क्या था, V2 है, V1 है, V2 से V1 तक दे दिए। अब हम लोग ये क्या कहा जाता है, यहाँ पर V का वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो W बराबर -nRT ln V2 माइनस ln V1 हो गया आपका, ठीक है। अब आ जाइए, ये लॉग, ये आपका लॉग के फॉर्मेट में है, log A माइनस B ना, तो log A माइनस log B अगर हो तो log A अपॉन B हम लोग लिखते हैं, तो वही उसी फॉर्मेट में इसको तोड़ दिए, तो W बराबर -nRT ln ना V2 अपॉन V, अगर कोई ऐसा हो तुमको log A अपॉन B अगर कहीं पर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, log A माइनस log B, मतलब कि log A माइनस log B बराबर log A अपॉन B लिख सकते हैं, तो देख लो log A माइनस log B बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, log V2 अपॉन V1, यानी कि log A अपॉन B, इस तरह से। तो देखो ये फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला कहीं ना कहीं नोट करना है तुम लोगों को, जो ये बायोलॉजी से हो या मैथ से हो तो जानना ही है, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, आपको मैथमेटिक्स में तो ऑल इन ऑल होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ा दिए,
तो यहाँ पर ln है, इसको log 10 के बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस बेस में? log 10 के बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए फैक्टर है, देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर कहीं पर log x टू द बेस e हो, और तो इसको बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2.303, ठीक है, log कितना x टू द बेस 10, यही हो जाता है 2.303 log x ना टू द बेस 10 के। तो ये 10 के बेस में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस 10 इसको माना जाता है, समझा जाता है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कितना हो गया 2.303 से, n है n लिख दिए, r है r लिख दिए, t है t यहाँ लिख दिए, log v2 अपॉन v1, यही फॉर्मूला है, आपको इस पर इसको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कह देगा कोई एक सिस्टम है जिसमें 4 मोल्स ऑफ गैसेज प्रेजेंट है, और वह जिसका टेम्परेचर 298 केल्विन है, इनिशियल वॉल्यूम जो था 22.4 लीटर था, बाद में यह 48.8 लीटर हो गया। तो बताइए कि उस पर वर्क डन कितना हुआ, तो W निकल जाएगा यहाँ से आपको इस तरह से ना। तो यहाँ से आपको ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है, डेरिवेशन आप कॉपी पर इसको जरूर बनाएं इसको, ठीक है। आइए, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन टी कांस्टेंट, आइसो मतलब सेम, थर्म मींस टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा हो तो टी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो v इज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, या ऐसे पढ़ाएगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है, which implies w is equal to -2.303 nRT log p1 upon p2 ना, ये आ गया। तब अब हम लोग के यहाँ पर माइनस है, देखो ना, माइनस को हटाना है, यहाँ P1 है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या कर दिए, P2 अपॉन P1 कर दिए, ये फॉर्मूला आ गया आपको, ठीक है। प्रेशर के टर्म में अगर हम लोग को निकालना हो, वॉल्यूम को हटा करके प्रेशर के टर्म, वॉल्यूम न दे करके प्रेशर दे दिया, तो यहाँ प्रेशर का टर्म हो जाएगा आपका, ठीक है, 2.303 nRT log P2 अपॉन P1 हो जाएगा। तो जो भी इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर में लिखा हुआ है आपका पिंक कलर का फॉर्मूला, जहां जहां भी आ रहा है या इस चैप्टर में आएगा ना, उसको आपको लिख लेना है और एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और न्यूमेरिकल के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला याद रखना ज्यादा मुश्किल माना जाता है। आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दें या नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दें, बोलिए। नेक्स्ट डे। चलो ठीक है, रुक जाइए, आपका अटेंडेंस करा दूं। कल से अगर मैं वेकेशन पर चला गया, ठीक है, तो कल से क्लासेज नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। फिर बताया जाएगा जब भी क्लास लेना होगा, मैसेज तो मेरा आपको जाएगा ही। थोड़ा अटेंडेंस बना लेने दीजिए। चलिए, आपका अटेंडेंस जनरेट हो गया। आज 22 तारीख हो गया, यहाँ डेट में आपका चेंज कर दिया हूँ, 22 हो गया। 11th बैच है आपका, 11th के लिए 11th लिख दिया हूँ, ठीक है। देखिए, सुमित सागर, अंकिता कुमारी, फिर शुभम, रिया, संजीवनी झा, प्रिंस पटेल, सौम्या पांडे, संध्या सिंह, अन्वेषा कुमारी, रूपम कुमारी, विवेक राज, मनीष कुमार, अमृता सिन्हा, प्रियदर्शी, सोनू प्रियदर्शी है ना ये, चित्रंजन कुमार, राहुल राज, प्रवीण आनंद, ऋतिक राज, अभिषेक कुमार, आनंद कुमार, उषा देवी, अभिषेक राज, गुप्ता अमीषा, यानी अमीषा गुप्ता, ठीक है। इतने बच्चे प्रेजेंट थे और आपका रिजल्ट निकल गया है, रिजल्ट निकाल दिया हूँ, बना दिया हूँ, लेकिन जो बच्चों का मार्क्स नहीं मिल पाया था उसका वैकेंट रह गया है, ठीक है। वो बोर्ड आती है, एनुअल आते आते आपका सबका मार्क्स कुछ ना कुछ चढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपका रिजल्ट दिखला देता हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा। अरे यार, मैं अपना रिकॉर्डिंग नहीं बंद कर पाया हूँ।